नमस्कार दोस्तों, डीवीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला भाग मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। अर्थशास्त्र से संबंधित आज हमारे जो प्रश्न है अर्थशास्त्र से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। पूछा गया है निम्न में से कौन नहीं रहा। दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं आप, मनमोहन सिंह जी, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल और रघुराम राजन। इनमें से ऑप्शन जो है बी सही है, सुनील अरोड़ा। ये कभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। उसके अलावा उर्जित पटेल, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह जी ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। साथ ही मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। इसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष में होती है। अब जो जनगणना होगी वो 2021 में होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन निर्धारित करता है? ये दर है जिन दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य जो छोटी बैंकें होती है और वित्तीय संस्थान होते हैं उन्हें ऋण दिया जाता है। ये वही दर है और इन दरों को भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। आंसर सी सही है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है? केंद्र गवर्नमेंट के बारे में प्रश्न है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है? यही प्रश्न का आशय है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या फिर आर्थिक मामलों का विभाग। इसका जो ऑप्शन सही है वह ए सही है। व्यय विभाग ये कार्य करता है। आगे देखते हैं। किस आर्थिक सर्वेक्षण को गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा गया है? केंद्र सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराती है जिससे कि भारत की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी सरकार को प्राप्त हो। हर साल ये सर्वेक्षण कराया जाता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में 2017-18, 15-16, 16-17, 18-19 या 19-20। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है। 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण को गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण कहा गया है। क्यों कहा गया है इसका भी कारण है। 2017-18 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें कुछ लैंगिक मुद्दों को गुलाबी रंग से हाईलाइट किया गया था। बस इसी कारण उसे गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण कहा गया 2017-18 को। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? ऑप्शन देख सकते हैं, पर्यटन, कृषि, खनन, विनिर्माण। इसका जो आंसर है वो बी सही है, कृषि। कारण ये कि भारत कृषि प्रधान देश है। यही कारण है कि यहाँ पर अधिकतम रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई? महालनोबिस योजना एक महालनोबिस सांख्यिकीविद थे जिन्होंने एक मॉडल तैयार किया था, आर्थिक मॉडल। उस मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया है ये पूछा गया है प्रश्न में। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए योजना चलाई जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 में लागू की गई थी। 5 साल के लिए योजना होती है जिसमें आर्थिक लक्ष्य तय किए जाते हैं। फिर उन लक्ष्यों की 5 साल में प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। उसके अलावा 5 साल बाद ये देखा जाता है कि योजना कितनी सफल रही, कितने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। 5 साल के होने के कारण इन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। महालनोबिस आर्थिक मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। इसका जो आंसर है वह डी सही है। आगे देखते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में
कब पारित किया गया? बैंकिंग विनियमन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा बैंकों की कार्य प्रणाली को निर्धारित किया गया था, किस तरह से बैंक कार्य करेगी, क्या गतिविधियां होगी। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है और सन 1949 यानी कि सी आंसर सही है, सन 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आवास बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? राष्ट्रीय आवास बोर्ड एक संस्था है, राष्ट्रीय आवास बोर्ड, जिसे नेशनल हाउसिंग बोर्ड भी कहते हैं। पूछा गया बैंकिंग संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, प्राथमिक व्यापारी या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर सही है, यह अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है? उत्पादन के कारक वे कारक होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन में भूमि, श्रम, धन और पूंजी है। इसका जो आंसर है वह सी सही है, धन। इसे उत्पादन का कारक नहीं माना जाता। भूमि, श्रम, पूंजी ये उत्पादन के कारक है, धन पूंजी के अंतर्गत ही एक कारक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण कारक नहीं है। आगे देखते हैं, तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी को परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषा तेंदुलकर समिति ने गरीबी की दी है? यह इस प्रश्न में पूछा गया है। तेंदुलकर समिति, हमें इतना पता चल रहा है इस प्रश्न के द्वारा कि तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी को परिभाषित करने के लिए किया गया था। ये भी पूछा जाता है प्रश्न में कि तेंदुलकर समिति क्यों गठित हुई थी। इसके अलावा सन 2005 में इस समिति का गठन किया गया था। गरीबी की परिभाषा इस समिति ने क्या दी है, वो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यही प्रश्न में भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो बी सही है। ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये और शहरी क्षेत्र में 32 रुपये की अगर आय किसी व्यक्ति की प्रतिदिन की है तो उसे गरीब नहीं माना जाता। इससे ऊपर आय, अगर इससे कम आय है तो उसे ही गरीब माना जाएगा। यही परिभाषा तेंदुलकर समिति 2005 में जो गठित हुई थी उसने दी है। बी आंसर सही है। आगे देखते हैं, जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी एक कर है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। यहाँ पर दो शब्द और जुड़े हैं, IN, यानी इस पूरे का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जो पूरे का फुल फॉर्म है वो ऑप्शन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो बी ऑप्शन है ये सही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक कर है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? अभी हमने पंचवर्षीय योजना से संबंधित ही पिछला प्रश्न देखा था। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए योजना चलाई जाती है। 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ए सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में कितनी बेरोजगारी है, किस स्तर की बेरोजगारी है, उसका अध्ययन करके उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। किस संस्था द्वारा किए जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अगर आप इसी तरह के प्रश्नों की क्विज चाहते हैं मंत्रालय। तो आप स्क्रीन पर इसका देख जो सकते आंसर हैं है वह हमारी डी सही है। वेबसाइट है TVC श्रम एकेडमी का। और इस रोजगार पर आप मंत्रालय लॉगिन है करें। केंद्र सरकार इसकी जो में, लिंक है आपको वही वीडियो के भारत में डिस्क्रिप्शन में बेरोजगारी भी का मिल आंकड़े जारी जाएगी। करता है। यहाँ जाकर आगे आप इन देखते हैं, प्रश्नों की क्विज प्राप्त कर सकते हैं। 15वें वित्त धन्यवाद। आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां वित्त आयोग एक संस्था है जो कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त से संबंधित परेशानियों को दूर करती है, उनके बीच समन्वय का कार्य करती है। 15 वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में हुआ। 5 साल के लिए गठन होता है आयोग का। इसका जो आंसर सही है वह भी आंसर सही है, NK सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग ही चल रहा है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है
कौन सा कार्य ऐसा है जिसे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, यानी उसे राष्ट्रीय आय नहीं माना जाता? कृषि उपज का विक्रय यानी कृषि उपज को बेचना, शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाली आय, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में काम करना। तो इसका जो आंसर सही है वहाँ सी सही है, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य का मतलब है हाउसवाइफ महिलाएं जो होती है उनके द्वारा अपने ही घरों पे जो कार्य किया जाता है उसे राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता। उसके अलावा ऐसी महिलाएं जो पैसे लेकर दूसरे घरों में कार्य करती है, मेड या और किसी अन्य कार्य में, वो नहीं है। या केवल घरेलू महिलाएं जो अपने ही घरों में कार्य करती है उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी एक संस्था है जिसकी स्थापना सन 1990 में की गई है। पूछा गया है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहीं पर सिडबी का मुख्यालय है। आगे देखते हैं, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 10, 12, 14 या 16? 1969 ये तिथि महत्वपूर्ण है। यह भी पूछा जाता है कि किस सन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1969 में किया गया था। और इसका जो आंसर है वह सी है, 14 बैंकों को 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। आगे देखते हैं, विनिमय दर प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? विनिमय दर प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार, इनके लिए आपको ऑप्शन देख सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका जो आंसर है वह बी सही है, विनिमय दर प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है, क्योंकि यही इनकी देखरेख करता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इस तरह के कार्य यही करता है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये इस तरह से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का ये पार्ट समाप्त होता है। इसके अलावा आप इस तरह के और भी प्रश्न की क्विज अगर हल करना चाहते हैं, या फिर और भी आप नौकरी से संबंधित जानकारी चाहते हैं, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना चाहते हैं, या आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और कोई भी आप सवाल चाहते हैं, तो हमारी टीवीसी एकेडमी पर आप जा सकते हैं। आपको उसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का हमारा पार्ट समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।